तो बुसान मुलाकात है, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ कोटेड इस इट दिस मीटिंग एज 12 आउट ऑफ 10 मार्क्स, विच मीन्स ही हैज़ ऑब्वियसली गॉट समथिंग आउट ऑफ दैट। एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज जो है वो यूएसए में है, इसके बावजूद वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। एवरी कंट्री हैज़ हिज ओन स्ट्रेंथ्स। चाइना की स्ट्रेंथ जो है वो मैस प्रोडक्शन है, और इंडिया डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर में, इस तरह की चीज़ों में इंडिया काफ़ी आगे है। सारे ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें कि हाउ दिस कंट्री इज़ सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड, सही। दो बड़ी मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है, दे आर ऑलवेज एक्टिव थ्रू आउट द ग्लोब, वो अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं। सेकेंडली, दुनिया की जो ट्रेड है वो उनकी लोकल करेंसी में हो रही होती है। पूरी दुनिया को डॉलर्स अरेंज करने पड़ते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो इंडिजिनियस लोकल करेंसी है। उनसे उनके किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक दफ़ा पूछा गया था कि आपका जो डेट का लेवल है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा है, और आप हर दूसरे साल जो है या हर दूसरे महीने आप अपनी जो पार्लियामेंट है उससे डेट की सीलिंग बढ़ा रहे होते हैं, तो हाउ यू विल मैनेज दैट। तो उसने सिंपल रिप्लाई किया था कि आर डेट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड वी विल प्रिंट मोर डॉलर्स। डिस्पाइट ऑल द ट्रेड वॉर्स, चाइना इज़ ऑफ कोर्स विलिंग टू ट्रेड विद यूएसए, वो अपनी प्रोडक्ट यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। हालिया होने वाली मुलाकात के हवाले से आज हमारे दरमियान इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात की जाए, जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स की अगर बात की जाए, एक बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं। हमारे लिए बड़े ही ऑनर की बात है, हमारे सीनियर हमारे उस्ताद हमारे दरमियान मौजूद हैं, आमिर रशीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अली। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने जो है वो हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ आज आपसे बात की जाए, वो 30 अक्टूबर की एक ऐसी मुलाकात जो कि 7-8 साल से जो है वो मुसलसल प्लान की जा रही थी। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और चाइना की लीडरशिप जो है वो साउथ कोरिया के अंदर, जनूबी कोरिया के अंदर जो है उन्होंने मुलाकात की है। किस निगाह से सर देखते हैं इस होने वाली मुलाकात को आप? थैंक यू वेरी मच अली फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो बुसान मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट जी की, ये प्योरली इस पर्पज़ के लिए नहीं थी। एक साइड मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कैपिटलाइज़ किया कि अपने कुछ अफेयर्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए। दिस इज़ हाउ मॉडर्न वर्ल्ड ऑपरेट्स, कि जहाँ पे जिन लोगों का कंसर्न होता है उनकी पूरी कोशिश होती है कि यार कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कैपिटलाइज़ करके अपना जो कोर इशू है उसको हैंडल कर लिया जाए। ये जो साइड मीटिंग्स हैं ये आजकल की ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और लोग यहाँ से बहुत सारा कुछ गेन करते हैं। सेम इज़ द केस विद दिस मीटिंग। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस मीटिंग के इफ़ेक्ट्स को, या यहाँ से किस कंट्री ने क्या गेन किया, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इकोनॉमिक्स में और जियोपॉलिटिकल में क्या इनकी स्टैंडिंग क्या है और ये खड़े कहाँ हुए हैं। आपको नंबर से चीज़ों का पता चलता है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो दैट इज़ अ कंट्री विद 47 ट्रिलियन डॉलर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की कंट्री है ये, जिसका पर कैपिटा इनकी 340 मिलियन प्लस माइनस पॉपुलेशन है। 80,000 यूएस डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, विच मेक्स अमेरिका वेरी लुक्रेटिव फॉर एवरी कंट्री प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ल्यूक्रेटिव क्या है किसी भी कंट्री को। जो अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हर वक्त एक ही बात कर रहे होते हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, मैंने कतर की जंग रुकवाई, मैंने इसराइल और उसकी जंग रुकवाई, और मैंने उनको कहा कि लेट्स कम एंड ट्रेड, अदरवाइज आई विल इम्पोज 200%, 250% टैरिफ्स ऑन यू गाइज। जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं हमेशा से, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये बात करें, उसकी वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि अगर वो टैरिफ्स इम्पोज कर दें या टैरिफ्स के अंदर 1% से भी नीचे कोई चेंज करें तो दैट कंट्री इज़ गोना बी हिट वेरी बैडली।
ओके अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो। सर, देखा जाए तो अभी ब्रिक्स की मैं आपसे बात करूंगा, उसके अलावा G7 की बात करें, हालिया जो है वो सुपर पावर अमेरिका है, इमर्जिंग पावर जो है वो हमें चाइना बनता नज़र आ रहा है। तो दुनिया के बहुत से ममालिक की निगाह जो है वो चाइना के ऊपर भी है। किस तरीके से सर अगर देखा जाए पिछले 7 सालों में मुसलसल कोशिश की जा रही थी अमेरिका की जानिब से भी, अगर हम बात करें जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत आई उसमें जिस तरीके से चाइना के ऊपर टैरिफ जो है वो डाले गए। सर आने वाले टाइम के अंदर अगर ट्रेड वॉर देखा जाए बिटवीन बोथ कंट्रीज़, किस तरीके से सर देखते हैं इस एंगल को? अच्छा, ट्रेड वॉर के बारे में भी अगर हम बात करें ना तो हमें थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखना चाहिए, इसको भी फिर आपको समझ आती है चीज़ें। देखिए, सिंस एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 भी कहते हैं, इन अर्ली 90s, ये दो रेवोल्यूशन जहाँ पे फिर जो नेशंस हैं वो बड़ी जो ड्रास्टिकली उनके अंदर डेवलपमेंट्स हुई। और ये जो आज जो आपका ग्लोबल आप शिफ्ट कहते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये इस तरह के कंट्रीज़ हैं, ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जिसने अडॉप्ट किया। और उसके देखिए, शुरू में यूनाइटेड किंगडम जो था उसके अंदर सारी की सारी इंडस्ट्री लगी हुई थी। मैनचेस्टर को कहा जाता था कि इट्स अ सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स। इसी तरह से सारे कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री थी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज्ड टू हैव लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन देयर कंट्री एज वेल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऊपर आती गई, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेबर को एक अच्छा वेज रेट दिया जाता है पर आवर, जिसने उसके और फिर उनके जो रेस्ट ऑफ द कंप्लायंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी। वहाँ पे ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोडक्शन शिफ्ट हुई, और उन्हीं कंट्रीज़ को भी वही चैलेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। सारी की सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी वो 1.25 अरब 1.5 अरब पॉपुलेशन का जो मुल्क है वो चाइना ले गया। और चाइना में जाने के साथ उन्होंने चाइना को एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया। ये एक इकोनॉमिक शिफ्ट थी जहाँ पे चाइना ने उसको कैपिटलाइज किया। अगेन वही बात है, अगर हम आज की डेट में बात करें तो $47 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ चाइना 50 साल की एंडलेस एफर्ट के बाद भी अभी $17 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा हुआ है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है उसकी रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। सर बात मैं आपसे ये करूँगा कि अगर मैं चाइना की बात करूँ तो ब्रिक्स के जिस तरह बाकी ममालिक भी बहुत ज़्यादा इन है चाइना के साथ डॉलर को जो है वो डिसेंट्रलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं इस मुलाकात की बात करूं तो 2 घंटे तक ये मुलाकात जो है वो जारी रही है दोनों कंट्रीज़ की लीडरशिप के साथ। सर किस तरीके से देखते हैं जो बाकी ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं, इंडिया की आप बात कर लें या रिमेनिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका और चाइना के आने वाले हालात में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उन पे क्या इसका असर पड़ेगा और किस निगाह से देख रहे हैं वो इस मुलाकात को? अच्छा, ये जो सारे टैरिफ्स की जो गेम है, इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो इसकी जो इनिशिएशन होती है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले जो गवर्नमेंट है उससे होती है। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड ओवर हिज बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड जो बैलेंस है उसका विद चाइना एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल। मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि 2020 में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कि चाइना इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, अच्छा ये आप याद रखें, पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, देयर इज़ अ सीवियर बैलेंस ट्रेड डेफिसिट टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाइल इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स और एक्सचेंज ऑफ ट्रेड्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। पिछले 4-5 साल से ये $300 अरब से लेके $400 अरब तक गया है। जो लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ है 2024, उसमें $295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 2020 में इन्होंने एक फैसला किया, चाइना ने कहा कि जी ठीक है, हम आपके साथ इस बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं और हम आपसे $200 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे जस्ट टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर ट्रेड बैलेंस। लेकिन और उसमें ज़्यादातर क्या थी, फार्म प्रोडक्ट्स थी जिनको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, इसलिए
कि अमेरिका के अंदर जो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वही बात जिसने उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की भी बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज जो है वो यूएसए में है, इसके बावजूद वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो चाइना ने कहा कि जी हम आपकी $200 बिलियन की वो भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। सेम इज़ द केस विद रेस्ट ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज़। ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव है वो है क्या? इस सारे ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें कि हाउ दिस कंट्री इज़ सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड, सही, दो बड़ी मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है, दे आर ऑलवेज एक्टिव थ्रू आउट द ग्लोब, वो अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं। सेकेंडली, दुनिया की जो ट्रेड है वो उनकी लोकल करेंसी में हो रही होती है। पूरी दुनिया को डॉलर्स अरेंज करने पड़ते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो इंडिजिनियस लोकल करेंसी है। उनसे उनके किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक दफ़ा पूछा गया था कि आपका जो डेट का लेवल है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा है और आप हर दूसरे साल जो है या हर दूसरे महीने आप अपनी जो पार्लियामेंट है उससे डेट की सीलिंग बढ़ा रहे होते हैं, तो हाउ यू विल मैनेज दैट? तो उसने सिंपल रिप्लाई किया था कि आवर डेट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स एंड वी विल प्रिंट मोर डॉलर्स। इस थॉट प्रोसेस ने दुनिया को कहा था कि देयर मस्ट बी सम अदर करेंसी। तो ये जो ब्राज़ील, रशिया और इंडिया जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स, और इसके तहत जो ब्रिक्स आया हुआ है, उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट अदर्स वो ये भी है कि हम ट्रेड जो है वो अपनी लोकल करेंसीज में करें, या देयर मस्ट बी एनी अदर करेंसी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉलर्स। सर डोनाल्ड ट्रंप जितना खुश नज़र आ रहे हैं इस मुलाकात, इस तवील मुलाकात के बाद, सर आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका ने किस हद तक मतलब जो है वो उसको बेनिफिट होगा अगर चाइना उनके साथ आ जाता है, सेम पेज पे अगर वो दोनों कंटिन्यू करते हैं आगे मामलात को, तो इससे अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा और जो बाकी ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं वो इससे कितना इफेक्ट होंगे? देखिए, ये बात फैक्ट है कि अमेरिका अगर डेटेड कंट्री है या दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, तो मैंने बताया ल्यूक्रेटिव भी वही है। तो इसलिए कोई भी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उस मार्केट को लूज कर दे। तो डिस्पाइट ऑल द ट्रेड वॉर्स, चाइना इज़ ऑफ कोर्स विलिंग टू ट्रेड विद यूएसए। वो अपनी प्रोडक्ट यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहता है। दे विल डेफिनेटली, देखिए ये अगर आप इस ट्रेड टैरिफ हिस्ट्री को देखें तो ये फरवरी से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस करने शुरू किए थे। पहले उन्होंने जो उनका एक फैंटाफिल जो टैरिफ था वो 10 से 20% किया, फिर वो उसमें 100% इंक्रीज़ होगा। एट वन पॉइंट इन टाइम द टैरिफ स्टूड एट 145%। देन दे रियलाइज्ड कि यार हमारी बहुत सारी नेसेसरी, इवन वी आर नॉट गेटिंग लैपटॉप्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स, फिर उसको रिड्यूस किया गया। और ये जो बुसान मुलाकात है, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ कोटेड this meeting as 12 out of 10 marks, which means he has obviously got something out of that, and obviously China must be maintaining their interest as well. चाइना की तरफ से भी एक मुस्बत स्टेटमेंट जो है वो हमें देखने में नज़र आई है। सर इंडिया और पाकिस्तान, इस खित्ते की मैं बात करूँगा, किस हद तक इफ़ेक्ट होगा अगर ये दोनों सेम पेज पे आ जाते हैं? इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया भी आने वाले टाइम में अपने आप को इमर्जिंग सुपर पावर की कैटेगरी के अंदर जो है वो ऐड करता है, और चाइना तो ऑब्वियसली मतलब जिस रफ्तार के साथ आगे तरक्की कर रहा है, अगर चाइना अमेरिका सेम पेज पे आ जाते हैं तो ये चीज़ इंडिया के लिए मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो, इसमें आप किसी एक कंट्री को प्लस किसी एक कंट्री को माइनस पॉइंट्स नहीं दे सकते। एवरी कंट्री हैज़ हिज ओन स्ट्रेंथ्स। चाइना की स्ट्रेंथ जो है वो मैस प्रोडक्शन है, और इंडिया डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर में, इस तरह की चीज़ों में इंडिया काफ़ी आगे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑब्वियसली दे आर फार बिहाइंड द चाइना, लेकिन इंडिया के साथ एक मसला ये है कि इंडिया इज़ ऑलवेज इन कन्फ्रंटेशन विद अदर कंट्रीज़ ऑन अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये इनकी बांग्लादेश के साथ नहीं बनती, इनकी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, इनकी भूटान के साथ नहीं बनती, इनकी अफ़गानिस्तान के साथ नहीं बनती, किसी कंट्री के साथ इनकी नहीं बनती, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। अच्छा, ग्लोबली जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ लिया था, तो ओथ लेते ही उन्होंने अपनी बहुत सारे बिजनेसेस को कहा कि यू गाइज शिफ्ट योर प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना। यस। अब आप उसमें देखें कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो
प्रोडक्शन वापस यूएसए में लाई जाए। बिल्कुल। अगर मैं आपको एप्पल की एग्जांपल दूं, मैं अगर आपको नाइकी की एग्जांपल दूं, तो दे हैव शिफ्टेड सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर चाइना ऑन द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट्स, बट इवेंचुअली दे हैव एंडेड अप इट ब्रिंगिंग इट डाउन टू इंडिया। ठीक है। तो जो ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है वो तो वहाँ पे मौजूद रहेगा। ट्रेड डेफिसिट तो एग्जिस्ट करेगा, वो चाइना के साथ नहीं होगा तो इंडिया के साथ होगा। इंडिया विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ दैट, कि उनको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ही इज़ वेरी सिंसियर विद हिज नेशन। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट रेट इन USA. He wants to encourage his companies to hire local talent. He wants to make his country a manufacturing hub. उन्होंने शुरू में कहा था कि हम कुछ जोन्स ला रहे हैं जहाँ पे हम दुनिया की बेहतरीन सहूलतें देंगे और सबसे कम टैक्स रेट देंगे। शायद अभी तक वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन दिस शोज हिज सिंसियरिटी टुवर्ड्स हिज नेशन। अब आगे वो क्या कर पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। सर, चाइना की मैं आपसे बात करूंगा, जहां मैंने अमेरिका की बात की है मुसलसल। चाइना जो कि अपने आप को आने वाले टाइम में एक इमर्जिंग सुपर पावर देख रहा है, क्या वो इतने आराम से अमेरिका के साथ सर आपको लगता है कि मामलात वगैरह में यस कर देगा? अगर ट्रेड की बात करें तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है चाइना, तो आपको क्या लगता है कि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मुलाकात रही है वो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से किस निगाह से देखते हैं? अली देखें, चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वो अपने इंटरेस्ट्स को वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो अभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। राइट। दे समटाइम्स गो टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन जहाँ पे अपने इंटरेस्ट हैं वो वॉच करते हैं। तो सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि चाइना को अगर आप आज की डेट में ये अंडरस्टैंड करें ना कि दे आर मैचेबल तो दे आर नॉट। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक 3 गॉर्जेस डैम उनका 24,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करता है, एंड दे आर बिल्डिंग अनदर डैम विच विल बी बिगर देन 3 गॉर्जेस डैम। ठीक है। फिर आप उनका मास इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फिर उनकी नेशन देखें जो दिन रात काम कर रही होती है। दे आर मच अहेड इनटू स्पेस टेक्नोलॉजीज नाउ, they are much ahead into micro technology now, they are into I mean cost of production में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहे होते हैं। अब उनके पास इतना कुछ है, इतना मार्जिन है कि वो देखें, उन्होंने टैरिफ्स लगाए तो यू नेवर ऑब्जर्व्ड एनी सॉर्ट ऑफ केओस इन चाइना कि जी हमारी एक्सपोर्ट रुक गई है। दे वर कूल एज दे यूज टू बी। ठीक है, उनको पता था कि यार हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में कोई मीट ही नहीं कर सकता। दिस इज देयर एडेड एडवांटेज विच लेड USA टू फाइंड सम गुड ओकेजन टू जस्ट टू हैव अ फेस सेविंग कि जी हमारी डील हो गई है, जिसको आप आज की डेट में बुसान मीटिंग को आप कह रहे हैं कि ये डील है। मैं आपको इसके ऊपर ये भी बता दूं कि दिस कुड बी gone away at any point in time. This could be phase 1 of the trade deal. ये आने वाला वक्त बताएगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं चाइना का सर? ऑब्वियसली इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो एकदम तो मतलब डिसीजन ब्लाइंडली नहीं लेंगे, बड़ा इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। और अमेरिका, आपको पता है अमेरिका चाइना का तो वैसे ही स्टार्ट से एक क्लैश रहा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हर एंगल से देख सकते हैं। तो फ्यूचर आप चाइना का किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो जो आप आज की चाइनीज़ लीडरशिप है, मैं उनको दुनिया की मैच्योर तरीन लीडरशिप समझता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपनी नेशन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ। उनको जो करने की ज़रूरत है वो अपनी जो कंट्री है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो वहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करें। ठीक है, चाइना इज़ ऑलरेडी इनटू इट, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सिर्फ एक जो मेजर स्ट्रेंथ है, बिसाइड्स मिलिट्री, बिसाइड्स इकोनॉमिक पावर, दे आर कूल हेड पीपल। वो कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करते और दुनिया में हर जगह पे जाके वो अपने आप को सुप्रीमेसी साबित नहीं करते। द वर्ल्ड हैज़ सीन कि उन्होंने कैसे क्वाइटली विदाउट एंटरिंग इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट they have emerged second biggest economy and they are global power and they play vital role in every decision making. So मैं चाइना के बड़ा पॉजिटिव हूँ और प्रेसिडेंट जी जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल है दुनिया के लिए कि कैसे आप अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं किसी दूसरे को हर्ट किए बगैर। प्रेसिडेंशियल अगर बात की जाए, जो इंतखाबात आगे अमेरिका के अंदर होने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पूरी दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहे हैं,
जैसा कि हमने अभी जिक्र भी किया जंगों के हवाले से और डिफरेंट, अमेरिका की जो आवाम है वो इस तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रही है, और आपको क्या लगता है कि अगली टर्म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जा रही है या कोई नया फेस आप आता देख रहे हैं अमेरिका में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑल्दो देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन थर्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बट देयर इज़ अ ट्रेडिशन कि तीसरी टर्म के लिए वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। ठीक है। ये बात बड़ी क्लियर है, आज तक नहीं हुई। लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो तीसरी टर्म के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर दें, बिकॉज देयर इज़ नथिंग रिटन इन ब्लैक एंड वाइट कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, वो किस वक्त कर सकेंगे ये अगले साल 2 साल में डिसाइड होगा। इफ़ ही गेट्स समथिंग स्पेशल, कुछ अपनी नेशन के लिए वो अगर अपना कर सकते हैं तो मे बी ही कैन कम अगेन। राइट। ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये उस वक्त जाके जो उनकी पार्टी है उसको डिसाइड करना है कि आर दे गोइंग टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। क्या इतना कुछ इन्होंने किया है? अदरवाइज होता यही है, हर बंदे की अचीवमेंट्स होती हैं। यूएसए में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बट नन हैज़ ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द थर्ड टर्म। तो दिस विल बी क्लियर इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या गेन कर सकते हैं नेशन के लिए। और मैं नहीं समझता कि एक होता है कि आना चाहिए, एक होता है कि एज फैक्टर भी है। ही इज़ क्वाइट सीनियर पॉलिटिशियन नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर, पाकिस्तान की यहाँ पे बात करूँगा, अपने मुल्क की बात करूँगा। अगर देखें तो अभी रिसेंटली अमेरिका में हमारी लीडरशिप मौजूद थी और रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो बाकायदा प्रेजेंट भी किए गए पाकिस्तान की जानिब से, जिसको अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा आमादगी का इज़हार किया और पहली शिपमेंट जा भी चुकी है पाकिस्तान से। किस तरीके से देखते हैं जब चाइना और अमेरिका की हम बात करते हैं और बीच में हम पाकिस्तान को देखते हैं, ये पाकिस्तान का जो रोल है बिटवीन बोथ कंट्रीज़ अमेरिका और चाइना, किस तरीके से सर आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि हम किसी एक कंट्री की तरफ अपना झुकाव देखता नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, ये किस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी प्ले करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पाकिस्तान का जिक्र बनता ही नहीं है। वी आर नो वेयर इन दिस। हाँ, जो ग्राफी की बात करें तो वी आर अ स्ट्रेटजिकली लोकेटेड कंट्री एंड इससे पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पूरी दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करती है और अप्रिशिएट भी करती है फॉर गुड जॉब्स। और पाकिस्तान का पिछले 20 साल में बड़ा रोल रहा है जियोपॉलिटिकल में भी। अगर पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन को ठीक कर ले तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी में भी हम बहुत जल्द टर्न अराउंड कर सकते हैं। दिस विल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स अंडरलाइंग कि हम पॉलिटिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपने आप को कितना स्मूथ कर सकते हैं, हम अपने बिजनेसमैन को कितना लोकल बिजनेसमैन को कितना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करे, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने ला सकते हैं, और हम अपनी जो अपीयरेंस है दुनिया में वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। साल 2026 को किस तरह देख रहे हैं? अगर आने वाला साल जो है कौन सी कंट्री के लिए आपको लगता है कि मोस्ट फेवरेबल जा रहा है? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर चीज़ें अनचेंज्ड रहीं तो आने वाला जो 2026 है वो पाकिस्तान के लिए एक ब्राइटर ईयर साबित होगा इंशाल्लाह फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो अमेरिका बरकरार रहेगा या चाइना इसमें क्रूशल रोल प्ले कर सकता है? अब बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। दे आर अ वेरी बिग मिलिट्री पावर, ओके, very very big, and they have NATO besides this. NATO and USA are the same one and same thing. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया में कोई पावर उनको इस तरह से कन्फ्रंट करके चैलेंज करना चाहेगी। सही। नाउ इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल में चलता है वो ये है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं, दिस इज़ द पॉइंट। ट्रायंगल की बात करूँगा, रशिया, चाइना और उसके अलावा इंडिया, इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात की जाए अमेरिका को लेके, आपको नहीं लगता कि ये अगर तीनों इकट्ठी हो जाएं एक उस पे जो कि ब्रिक्स में इकट्ठी भी हैं, वो अमेरिका को एक टफ टाइम दे सकती हैं? मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिकन अपने आप से सिंसियर रहे, देखिए दुनिया में कोई भी जो पावर है वो हमेशा से पावर नहीं रही है, हिस्टोरिकली हमें जानते हैं, हमें पता है। आज से 60-70 साल पहले यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ी पावर थी जो अब नहीं रही। इस तरह से सारी पावर, अब चाइना देख लें आपने, पिछले
40-50 साल में उन्होंने टेबल्स टर्न कर दिए हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका को, लेकिन मौजूदा दुनिया में अपने आप को डिफेंड करके अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पे साबित करना और अपनी इकोनॉमी को ठीक करना, ये ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा है दुनिया की ताकतों के अंदर। ये जो अलायंस, जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं ना, इस अलायंस की बुनियादी वजह ये है कि ये अलायंस इरिटेटेड है बहुत ज़्यादा हद तक एक पर्टिकुलर करेंसी के इंटरनेशनल रिकग्निशन के ऊपर। ठीक है। इनका इकोनॉमिक्स शायद इतनी अच्छी नहीं है मैच करेंगी। चाइना और इंडिया ने आपस में अलायंस करके रशिया के साथ क्या कर लेना है। ठीक है। बोथ ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। चाइना की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, यूएसएसआर की, रशिया की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। दे आर स्ट्रगलिंग टू डिवाइस सम मेकानिज़म जहाँ पे ये इस सिंगल करेंसी से निकल सकें। ठीक है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि हाउ सक्सेसफुल दे आर। लास्ट क्वेश्चन सर करूँगा कि अगर पाकिस्तान आने वाले टाइम में अपने आप को किसी एक कंट्री की लॉबी में मुकम्मल तौर पे इन कर देता है, वो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं और ना मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। ठीक है। हमें बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। हम चाइना के साथ भी ट्रेड करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी ट्रेड करेंगे, हम यूरोप के साथ भी ट्रेड करेंगे। हम वॉर ऑन टेरर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हुए हैं। इट्स टाइम टू लिफ्ट आवर इकोनॉमी एंड इग्नोर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाइंड? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें बाकी इकोनॉमीज़ को देखते हुए अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। देखें, मेरे जो पॉलिटिकल अगर आप बात करें तो मेरा एक ही रोल मॉडल है, वो मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज सच अ कॉम्पिटेंट पर्सन प्रोफेशनली कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस शायद उनको वो कुछ नहीं मिल रहा था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार चले जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, लेकिन उसको ठीक हमने करना था। पहले आपको अपने आप को ठीक करना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है ताकि अपनी सर्वाइवल की जंग आप जीत सकते। इकोनॉमिक सर्वाइवल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ। पाकिस्तानीज़ आर मोस्ट लिविंग नेशन इन द वर्ल्ड। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लार्जली पीपल आर वेरी गुड, मेहनत भी कर सकते हैं। अच्छी लीडरशिप मिलेगी तो इंशाल्लाह ग्रो भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। सर आमिर रशीद के साथ अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।